14. उच्चतम न्यायालय। अमेरिकी संविधान के विपरीत भारतीय संविधान ने एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की है, जिसमें शीर्ष स्थान पर उच्चतम न्यायालय, उसके अधीन उच्च न्यायालय हैं। एक उच्च न्यायालय के अधीन और राज्य स्तर के नीचे अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणियां हैं, जो हैं जिला न्यायालय एवं अन्य अधीनस्थ न्यायालय। अमेरिका में न्यायालय की द्वैध व्यवस्था है, एक केंद्र के लिए तथा दूसरा राज्यों के लिए। संघीय कानून को संघ न्याय क्षेत्र एवं राज्य कानून को राज्य न्याय क्षेत्र द्वारा लागू किया जाता है। भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया। ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लागू संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी था। उच्चतम न्यायालय ने ब्रिटेन के प्रिवी काउंसिल का स्थान ग्रहण किया था, जो अब तक अपील का सर्वोच्च न्यायालय था। भारतीय संविधान के भाग में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया आदि का उल्लेख है। संरचना और नियुक्ति। इस समय उच्चतम न्यायालय में 34 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश एवं 33 अन्य न्यायाधीश हैं। तारांकन न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सलाह के बाद करता है। इसी तरह अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी होती है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक है। तारांकन परामर्श पर विवादास्पद न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति को मानना बाध्यता होगी, लेकिन मुख्य न्यायाधीश ये सलाह अपने 2 वरिष्ठतम सहयोगियों से विचार विमर्श करने के बाद देगा। अर्हताएं, शपथ और वेतन। तारांकन न्यायाधीशों की अर्हताएं। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। 1, 2 उसे किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 साल के लिए न्यायाधीश होना चाहिए। या बी, उसे उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए। या सी, राष्ट्रपति के मत में उसे सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए। संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है। कार्यकाल और निष्कासन। तारांकन न्यायाधीशों का कार्यकाल। संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल तय नहीं किया गया, हालांकि इस संबंध में निम्नलिखित 3 उपबंध बनाए गए। 3. संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। 1. वह 65 वर्ष की आयु तक पद पर बना रह सकता है। उसके मामले में किसी प्रश्न के उठने पर संसद द्वारा स्थापित संस्था इसका निर्धारण करेगी। 2. वह राष्ट्रपति को लिखित त्याग पत्र दे सकता है। तारांकन न्यायाधीशों को हटाना। राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकता है जब इस प्रकार हटाए जाने हेतु संसद द्वारा उसी सत्र में ऐसा संबोधन किया गया हो। इस आदेश को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत, यानी सदन की कुल सदस्यता का बहुमत तथा सदन के उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का 2/3 का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। उसे हटाने का आधार उसका दुर्व्यवहार। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया का उपबंध करता है। 1. निष्कासन प्रस्ताव 100 सदस्यों लोकसभा के मामले में या 50 सदस्यों राज्यसभा के मामले में द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद अध्यक्ष सभापति को दिया जाना चाहिए या सीधा कदाचार होना चाहिए। 2. अध्यक्ष सभापति इस प्रस्ताव को शामिल भी कर सकते हैं या इसे अस्वीकार भी कर सकते हैं। 3. यदि इसे स्वीकार कर लिया जाए तो अध्यक्ष सभापति को इसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित करनी होगी। 4. समिति में शामिल होना चाहिए ए. मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश। बी. किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सी. प्रतिष्ठित न्यायवादी। 5. यदि समिति न्यायाधीश को दुर्व्यवहार का दोषी या असक्षम पाती है तो सदन इस प्रस्ताव पर विचार कर सकता है। 6. विशेष बहुमत से दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित कर इसे राष्ट्रपति को भेजा जाता है। 7. अंत में राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश जारी कर देते हैं। कार्यकारी तदर्थ और सेवानिवृत्त न्यायाधीश। तारांकन कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को भारत के उच्चतम न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है जब 1. मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो। 2. अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो। 3. मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्वों के निर्वहन में असमर्थ हो। स्थान और प्रक्रिया। तारांकन उच्चतम न्यायालय का स्थान। संविधान में उच्चतम 3. मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्वों के निर्वहन में असमर्थ हो। स्थान और प्रक्रिया। तारांकन उच्चतम न्यायालय का स्थान। संविधान ने उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली घोषित किया। मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान कहीं और निर्धारित करे, लेकिन ऐसा निर्णय वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही ले सकता है। तारांकन संविधान ने उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता और निष्पक्ष कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपबंध किए हैं। 1. अपना स्टाफ नियुक्त करने की स्वतंत्रता। भारत के मुख्य न्यायाधीश को बिना कार्यकारी के हस्तक्षेप के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार है। वह उनकी सेवा शर्तों को भी तय कर सकता है। 2. इसके न्यायिक क्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती। संसद को उच्चतम न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र एवं शक्तियों में कटौती का अधिकार नहीं है। संविधान में इसके न्यायिक क्षेत्र एवं विभिन्न कार्यों का उल्लेख है, हालांकि संसद इसमें वृद्धि कर सकती है। 3. कार्यपालिका से पृथक संविधान निर्देश देता है कि राज्य लोक सेवाओं के क्रियान्वयन के मसले पर कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करे। इसका मतलब कार्यकारिणी को न्यायिक शक्तियों को रखने का अधिकार नहीं है। तदनुसार इसके कार्यान्वयन के उपरांत कार्यकारी प्राधिकारियों की न्यायिक प्रशासन में भूमिका समाप्त हो गई। उच्चतम न्यायालय की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार। उच्चतम न्यायालय की शक्ति एवं न्यायिक क्षेत्रों को निम्नलिखित तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है। 1. मूल क्षेत्राधिकार। 2. न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। 3. अपीलीय क्षेत्राधिकार। 4. सलाहकार क्षेत्राधिकार। 5. अभिलेखों का न्यायालय। 6. न्यायिक समीक्षा की शक्ति। 7. अन्य शक्तियां। 1. मूल क्षेत्राधिकार। उच्चतम न्यायालय भारत के संघीय ढांचे की विभिन्न इकाइयों के बीच किसी विवाद पर संघीय न्यायालय की तरह निर्णय देता है। किसी भी विवाद को जो
केंद्र व एक या अधिक राज्यों के बीच हो, या बी केंद्र और कोई राज्य या राज्यों का एक तरफ होना एवं एक या अधिक राज्यों का दूसरी तरफ होना, या सी दो या अधिक राज्यों के बीच। एक कोई विवाद जो किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौता, प्रसंविदा, सनद एवं अन्य समान संस्थाओं को लेकर उत्पन्न हुआ हो। इस तरह उच्चतम न्यायालय के इस न्याय क्षेत्र में निम्नलिखित नहीं है। दो कोई विवाद जो संधि, समझौते आदि के बाहर पैदा हुआ हो जिसमें विशेष तौर पर यह व्यवस्था हो कि संबंधित न्याय क्षेत्र उस विवाद से संबंधित नहीं है। तीन अंतर्राज्यीय जल विवाद। चार वित्त आयोग के संदर्भ वाले मामले। पाँच केंद्र एवं राज्यों के बीच कुछ खर्चों व पेंशन का समझौता। 6. केंद्र व राज्यों के बीच वाणिज्यिक प्रकृति वाला साधारण विवाद। 7. केंद्र के खिलाफ राज्य के किसी नुकसान की भरपाई। 2. न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। उच्चतम न्यायालय को अधिकार प्राप्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध एवं अधिकार पृछा आदि पर न्यायादेश जारी कर विक्षिप्त नागरिक के मूल अधिकारों की रक्षा करे। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय को मूल न्यायाधिकार प्राप्त है और नागरिक को अधिकार है कि वह बिना अपील याचिका के सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। जब किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो तो वह सीधे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के मामले में उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय में एक और अंतर है। उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के संबंध में न्यायादेश जारी कर सकता है, अन्य उद्देश्य से नहीं, जबकि दूसरी तरफ उच्च न्यायालय न केवल मूल अधिकारों के लिए न्यायादेश जारी कर सकता है बल्कि अन्य उद्देश्यों के लिए भी इसे जारी कर सकता है। इसका अभिप्राय है कि न्यायादेश न्याय क्षेत्र के मसले पर उच्च न्यायालय का क्षेत्र ज्यादा विस्तृत है। अपीलीय क्षेत्राधिकार 3। उच्चतम न्यायालय निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई करता है। इसके अपीलीय न्याय क्षेत्र को निम्नलिखित 4 शीर्षों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ए. संवैधानिक मामलों में अपील। बी. दीवानी मामलों में अपील। सी. आपराधिक मामलों में अपील। डी. विशेष अनुमति द्वारा अपील। ए. संवैधानिक मामलों में उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है यदि उच्च न्यायालय इसे प्रभावित करे कि मामले में विधि का पूरक प्रश्न निहित है जिसमें संविधान की व्याख्या निहित है। अनुचित फैसले के आधार पर उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। बी. दीवानी मामलों के तहत उच्चतम न्यायालय में किसी भी मामले को लाया जा सकता है यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे। मामला सामान्य महत्व के पूरक प्रश्न पर आधारित है। 1. ऐसा प्रश्न है जिसका निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक है। 2. मूलतः 20,000 रुपये तक के दीवानी मामले ही उच्चतम न्यायालय के समक्ष लाए जा सकते थे, लेकिन इस धन संबंधी सीमा को 30वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1972 द्वारा हटा दिया गया। सी. आपराधिक मामले उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के आपराधिक मामलों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई करता है यदि उच्च न्यायालय ने का आरोपी व्यक्ति के दोषमोचन के आदेश को पलट दिया हो और उसे सजाए मौत दी हो। ख. किसी अधीनस्थ न्यायालय से मामला लेकर आरोपी व्यक्ति को दोषसिद्ध किया हो, उसे सजाए मौत दी हो। ग. ये प्रमाणित करे कि संबंधित मामला उच्चतम न्यायालय में ले जाने योग्य है।
पहले दोनों मामलों में उच्चतम न्यायालय में अपील अधिकार स्वरूप आती है, अर्थात उच्च न्यायालय के किसी प्रमाण पत्र के बिना। परंतु यदि उच्च न्यायालय ने बंदीकरण के आदेश को पलटकर आरोपी को दोषमुक्त करने का आदेश दिया हो तो उच्चतम न्यायालय में अपील का कोई अधिकार नहीं होगा। 1970 में संसद ने उच्चतम न्यायालय के आपराधिक अपीलीय न्याय क्षेत्र में विस्तार किया। उच्च न्यायालय के किसी फैसले पर अपील हो सकती है यदि उच्च न्यायालय ने किसी अपील में आरोपी व्यक्ति को दोषमुक्त किया हो और उसे उम्र कैद या 10 वर्ष की सजा सुनाई गई हो। स्वयं किसी मामले को किसी अधीनस्थ न्यायालय से लिया हो और आरोपी व्यक्ति को उम्र कैद या 10 साल की सजा सुनाई गई हो। इस तरह उच्चतम न्यायालय का अपीलीय न्याय क्षेत्र सभी दीवानी एवं आपराधिक मामलों में विस्तारित है। जहां भारत के संघीय न्यायालय को उच्च न्यायालय से अपीलों पर क्षेत्राधिकार था, परंतु जो उपरोक्त वर्णित उच्चतम न्यायालय के सिविल और आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत न आता हो। विशेष अनुमति द्वारा अपीलीय उच्चतम न्यायालय को इस बात का अधिकार है कि अपना मत विशेष अनुमति प्राप्त अपील को दे जो कि किसी भी फैसले से संबंधित मामले से जुड़ी हो। फैसला किसी न्यायालय या पंचायतों से संबंधित सिवाय सैन्य अदालतों के हों। इस व्यवस्था में निम्नलिखित 4 बिंदु हैं। 1. यह एक विवेकानुसार शक्ति है और इसलिए इसका अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता। 2. किसी भी फैसले में इसका मत या तो अंतिम होता है या अंतरिम। 3. ये किसी भी मामले से संबंधित हो सकता है, संवैधानिक, दीवानी, आपराधिक, आयकर, श्रम, राजस्व, वकील आदि। 4. इसे किसी भी न्यायालय या पंचायत के खिलाफ किया जा सकता है, केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही जरूरी नहीं है, सैन्य न्यायालय को छोड़कर। 1. 4. सलाहकार क्षेत्राधिकार। संविधान अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को 2 श्रेणियों के मामलों में उच्चतम न्यायालय से राय लेने का अधिकार देता है। सार्वजनिक महत्व के किसी मसले पर विधिक प्रश्न उठने पर। किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते, प्रसंविदा आदि सनद मामलों पर किसी विवाद के उत्पन्न होने पर। पहले मामले में उच्चतम न्यायालय अपना मत दे भी सकता है और देने से इनकार भी कर सकता है। दूसरे मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को अपना मत देना अनिवार्य है। दोनों ही मामलों में उच्चतम न्यायालय का मत सिर्फ सलाह होती है। इस तरह राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य नहीं है कि वह इस सलाह को माने। यद्यपि सरकार अपने द्वारा निर्णय लिए जाने के संबंध में इसके द्वारा प्राधिकृत विधि सलाह प्राप्त करती है। 5. अभिलेख का न्यायालय। उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही एवं उसके फैसले सार्वकालिक अभिलेख व साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे। इन अभिलेखों पर किसी अन्य अदालत में चल रहे मामले के दौरान प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। उन्हें विधिक संदर्भों की तरह स्वीकार किया जाएगा। 6. संवैधानिक व्याख्या अर्थ विवेचन। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता और अर्थ विवेचन करता है। संविधान की व्याख्या करते समय सर्वोच्च न्यायालय अनेक सिद्धांतों व मतों का मार्गदर्शन लेता है। दूसरे शब्दों में संविधान की व्याख्या में विविध सिद्धांतों का उपयोग करता है, जो कि निम्नलिखित हो हैं। 1. पृथक्करणीयता का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। 2. छूट का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। 3. आच्छादन का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स। 4. क्षेत्रीय प्रादेशिक संबंध का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। 5. तत्व एवं सार का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस
6. छद्म विधान का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेटिव। 7. अंतर्निहित शक्तियों का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड पावर। डॉट अनुषंगिक एवं सहायक शक्तियों का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ इंसिडेंटल एंड एंसिलरी पावर। 8. 9. पूर्व उदाहरण मिसाल का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट। 10. अधिकृत क्षेत्र का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ ऑक्यूपाइड फील्ड। 11. संभावित अधिरोहण का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग। 12. सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। 13. उदार व्याख्या का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लिबरल इंटरप्रिटेशन। 8. अन्य शक्तियां। उपरोक्त शक्तियों के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय को कई अन्य शक्तियां भी प्राप्त हैं, जैसे 1. ये यूपीएससी या एसपीएससी या जेएसपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों के व्यवहार एवं आचरण की जांच करता है, उस संदर्भ में जिसे राष्ट्रपति द्वारा निर्मित किया गया है। यदि यह उन्हें दुर्व्यवहार का दोषी पाता है तो राष्ट्रपति से उसको हटाने की सिफारिश कर सकता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई इस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। 2. अपने स्वयं के फैसले की समीक्षा करने की शक्ति इसे है। इस तरह यह अपने पूर्व के फैसले पर अडिग रहने को बाध्य नहीं है और सामुदायिक हितों व न्याय के हित में वह इससे हटकर भी फैसले ले सकता है। संक्षेप में उच्चतम न्यायालय स्वयं सुधार संस्था है। उदाहरण के लिए केशवानंद भारती मामले। 1973 में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व के फैसले गोलकनाथ मामले 1967 से हटकर फैसला दिया। 3. उच्च न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों को यह मंगवा सकता है और उनका निपटारा कर सकता है। ये किसी लंबित मामले या अपील को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित भी कर सकता है। भारतीय एवं अमेरिकी उच्चतम न्यायालय की तुलना। भारतीय उच्चतम न्यायालय। 1. इसका वास्तविक न्याय क्षेत्र संघीय मामलों तक सीमित है। 2. इसके अपीलीय न्याय क्षेत्र में संवैधानिक, जन अधिकार एवं आपराधिक मामले सभी शामिल हैं। सकती है। 3. इसका क्षेत्र व्यापक है क्योंकि इसमें किसी मामले से संबंधित किसी न्यायालय के फैसले, सैन्य न्यायालय को छोड़कर, के खिलाफ अपील की जा। 4. ये सलाहकार न्याय क्षेत्र है। 5. इसके न्यायिक समीक्षा के अवसर सीमित हैं। 6. ये विधि द्वारा कार्यवाही के तहत अधिकारों की रक्षा करता है। 7. इसकी न्याय क्षेत्र व शक्तियों को संसद द्वारा बढ़ाया जा सकता है। 8. एकीकृत न्यायिक व्यवस्था के तहत इसके पास न्यायिक अधीक्षक का अधिकार है और सभी उच्च न्यायालयों पर नियंत्रण रहता है। तारांकन अमेरिकन उच्चतम न्यायालय। 1. इसके वास्तविक न्याय क्षेत्र में न केवल संघीय मामले हैं बल्कि नौसेना, समुद्री व राजदूतों के मामले भी शामिल हैं। 2. इसके अपीलीय न्याय क्षेत्र में केवल संवैधानिक मामले शामिल हैं। 3. इसके पास इस तरह की शक्तियां नहीं हैं। 4. इसके पास कोई सलाहकार न्याय क्षेत्र नहीं है। 5. इसके न्यायिक समीक्षा के क्षेत्र व्यापक हैं। 6. ये विधिवत प्रक्रिया के तहत नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। 7. इसके न्याय क्षेत्र व शक्तियां संविधान द्वारा उल्लिखित सीमित हैं। 8. दोहरी या विभक्त न्याय व्यवस्था के कारण इसके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद। उच्चतम न्यायालय की स्थापना तथा गठन आर्टिकल 124।
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC आर्टिकल 124 ए। आयोग के कार्य आर्टिकल 124 बी। संसद की कानून बनाने की शक्ति आर्टिकल 124 सी। न्यायाधीशों का वेतन इत्यादि आर्टिकल 125। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आर्टिकल 126। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 127। उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति आर्टिकल 128। अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 129। उच्चतम न्यायालय का आसन आर्टिकल 130। उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार आर्टिकल 131। केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के बारे में उच्चतम न्यायालय का विशेष क्षेत्राधिकार निरस्त आर्टिकल 131 है। उच्चतम न्यायालय का कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील के मामले में अपीलीय क्षेत्राधिकार आर्टिकल 132। सिविल मामलों में उच्च न्यायालय में अपील से संबंधित उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार आर्टिकल 133। उच्चतम न्यायालय का आपराधिक मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार आर्टिकल 134। उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र आर्टिकल 134 है। उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्तमान कानूनों के अंतर्गत संघीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियों का उपयोग आर्टिकल 135। उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील के लिए विशेष अवकाश आर्टिकल 136। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णयों अथवा आदेशों की समीक्षा आर्टिकल 137। उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को विस्तारित करना आर्टिकल 138। कतिपय विषयों पर रिट जारी करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति आर्टिकल 139। कुछ मामलों का स्थानांतरण आर्टिकल 139 है। उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियां आर्टिकल 140। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून का सभी न्यायालयों पर लागू होना आर्टिकल 141। उच्चतम न्यायालय के आदेशों तथा साथ ही अन्वेषण आदि से संबंधित आदेशों का प्रवर्तन कराना आर्टिकल 142। राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से सलाह करने की शक्ति आर्टिकल 143। सिविल तथा न्यायिक अधिकारियों का उच्चतम न्यायालय का सहायक होना आर्टिकल 144। कानूनों की संवैधानिक वैधता से जुड़े प्रश्नों के विस्तारण के लिए विशेष प्रावधान निरस्त आर्टिकल 144 है। न्यायालय के नियम इत्यादि आर्टिकल 145। उच्चतम न्यायालय के पदाधिकारी तथा सेवक एवं व्यय इत्यादि आर्टिकल 146। व्याख्या आर्टिकल 147।